नमस्कार, मैं रंजीत, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। कहते हैं राजनीति में निष्ठावान होना बहुत ज़रूरी होता है और आज पब्लिक लाइव एक ऐसे शख्सियत को आपसे रूबरू कराएगा जिनका शख्स से शख्सियत बनने तक का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा है, जिनके पिता स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और ये खुद 2 बार विधायक भी रहे हैं। तो सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त अनूप संडा जी हैं, जो समाजवादी पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में सर। और मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आपका जो राजनीतिक कैरियर है काफी लंबा रहा है, अपने तमाम दर्शकों को बताएं, ये आपके मन में सबसे पहले ख्याल कब आया कि आपको राजनीति में ही जाना है, और ये झुकाव कब पैदा हुआ? वो इसलिए क्योंकि आपके पापा स्वतंत्रता सेनानी थे? जी, दरअसल एक राजनीतिक परिवार था और बचपन से ही मैंने देखा कि मेरे घर में बराबर राजनीतिक शख्सियतों का, चाहे वो लोकबंधु राजनारायण रहे हों, जनेश्वर मिश्रा जी रहे हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रामनरेश यादव जी रहे हों, बाबू बनारसी दास गुप्ता जी रहे हों, ऐसे तमाम समाजवादी नेताओं का हमारे घर पे आना जाना था और राजनीतिक चर्चाएं लगातार घर पे होती थी, काम होते थे। तो कहीं ना कहीं वो बचपन से ही राजनीतिक संस्कार पड़े। और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं इंटर की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो उस दौरान मुझे अपने पिताजी का लोहिया साहित्य से भरा हुआ वो संदूक मिल गया, जिसमें डॉक्टर लोहिया की तमाम किताबें और पुस्तकें थी। तो मैंने इंटर परीक्षा के उस प्रिपरेशन लीव को लोहिया साहित्य को पढ़ने में इस्तेमाल किया और धीरे धीरे ये समझ में आया कि दुनिया में अगर गैर बराबरी, अन्याय को, विषमता को मिटाना है तो लोहियावादी समाजवाद की धारा ही एक ऐसी धारा है। चूंकि आपने लोहियावादी का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा माफी के साथ आपको रोकूंगा। चूंकि आपने लोहियावादी का जिक्र किया, तो ऐसा क्या हो गया था अनूप जी कि अखिलेश यादव कांग्रेस से जाकर मिल गए? नहीं, देखिए, अखिलेश जी कांग्रेस से मिल नहीं गए। अखिलेश जी ने कांग्रेस से एक समझौता किया था, जिसमें समाजवादी पार्टी वरिष्ठ सदस्य थी, उस समझौते का वरिष्ठ हिस्सा थी और कांग्रेस उसके पीछे थी। और ऐसा जानते हैं कि देश में देशभक्ति और धर्म के नाम पर, क्योंकि समाजवादी का जो विचारधारा रहा है और कांग्रेस का विचारधारा रहा है, आप बिल्कुल बाखूबी जानते हैं। दोनों, मतलब आप कह सकते हैं कि 2 किनारे हैं। उसके बावजूद भी विधानसभा के इलेक्शन में मिल जाना, खैर ये गुजरे जमाना का बात है। लेकिन फिर भी मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपके फादर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उस समय भी वो राजनीति में सक्रिय रहे थे। तो उस समय का जो राजनीति थी और आज की, कितना अंतर आपको नजर आता है, कितना फर्क नजर आता है आपको? देखिए, उसको मैं एक मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है अनूप जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी आवाज आपको मिल रही मेरी? जी जी, आ रही है। आप अपनी बात रखें। हाँ, तो जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, उस दौर में नेता और कार्यकर्ता का संबंध साथी का होता था, जिसमें नेता वरिष्ठ साथी होता था और कार्यकर्ता उसका कनिष्ठ साथी होता है। लेकिन अगर बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करूं तो वर्तमान पिछले 30 वर्षों में राजनीति में जो अंतर आया है, तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं एक कर्मचारी की भूमिका में है और नेता उसके मालिक की भूमिका। और भारत की राजनीति का यह दुर्भाग्य है कि वो हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता, जिनके दम पर हम प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी आधारशिला खड़ी कर रखता है और अपनी इमारत बनाता है सत्ता की, अपने संघर्षों की। उन कार्यकर्ताओं के प्रति नेताओं का वो सामंजस्य और वो संपर्क नहीं रह गया है जो पुराने समय के नेताओं से उनके, यानी कहीं ना कहीं ये समझाने और कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उस वक्त का माहौल था और जो आज का माहौल है, उसमें कहीं ना कहीं आसमान जमीन का फर्क है। जी, बिल्कुल फर्क आया, इसमें कोई, और ये जरूरी भी है क्योंकि समय के साथ परिवर्तन बेहद आवश्यक हो जाता है अनूप जी, आप बाखूबी जानते हैं, क्योंकि आपके फादर का समय कुछ और था और आज आपका समय कुछ और है। तकनीक का जैसे जैसे विकास हो रहा है, जीवन शैली जैसे जैसे परिवर्तित हो रही है,
और जैसे जैसे समाज में अपराध या अन्य तरीके के बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं, तो वो स्वाभाविक भी है कि उस पहले की परिस्थितियां नहीं रह सकती। पहले की परिस्थितियों में मैंने बहुत से केंद्रीय मंत्रियों को, स्वर्गीय राजनारायण जी को बगैर सुरक्षा गार्ड के एक गाड़ी से आते देखा। और अब जब केंद्रीय मंत्री चलते हैं तो उनके साथ सुरक्षा गार्डों का एक लंबा काफिला होता। तो परिस्थितियां बदली हैं और परिस्थितियों के अनुरूप कुछ ना कुछ परिवर्तन भी आए। चूंकि इस वक्त भी पूरा विश्व वैश्विक जो महामारी है कोरोना उससे ग्रसित है, आप बाखूबी जानते हैं। और इस जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था भारत को, तो आपने एक रोटी का मुहिम छेड़ा था। तमाम दर्शकों से आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। जी और बड़ा हमने ही सराहनीय कार्य था जो आपने किया था। तो इसलिए जी मैं चाहता हूं बहुत कि आप अपनी बात को जरूर देश की जनता के सामने आप साझा जरूर करें। जी बहुत धन्यवाद आपका। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने देखा कि सरकार ने सिर्फ घोषणाएं की हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे गरीबों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। जब हम देखते थे कि गरीब राशन के लिए मारा मारा फिर रहा है, रोटी के लिए मारा मारा फिर रहा है, तो उस दौर में मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बाकी अभियानों में और हमारे अभियान में फर्क ये था कि बाकी अभियान लोगों ने व्यक्तिगत अपनी क्षमता से चलाया, लेकिन हमारा अभियान जन सहयोग से था। हम लगभग 100 घरों से 20 से लेकर के 50 रोटियां तक एकत्रित करते थे। हर घर के लोग प्रत्येक निश्चित समय पे हमारे निश्चित कार्यकर्ता को अपने घर की रोटियां तैयार करते थे, और 1 बजते बजते हमारे पास 2 से 2,500 रोटियां इकट्ठी हो जाती थी। और उसकी सब्जी हम लोग अलग से बनवाते थे, और किसी भी इलाके में, जिन इलाकों में जहां भी जिसकी आवश्यकता लगती, जा करके लोगों को पका हुआ भोजन करने का काम करते। क्योंकि ये भी हम लोगों ने देखा था कि बहुत से घरों में कहीं जहाँ चूल्हा जलता था वहां हमने हमने ये भी सुना है अनुप जी कि आप निशुल्क शिक्षा अभियान भी चला रहे हैं, वो क्या है तमाम दर्शकों को बताएं। देखिए, हम लोग अपने स्तर से कुछ ऐसे बच्चे, ऐसे परिवार होते हैं जिनमें दुर्घटनावश या उनके परिवार के मुखिया का देहांत हो गया, निधन हो गया, और भी परिवार में घर से अवसर पर जाते हैं और ऐसा लगता है कि इस परिवार के लोगों को आर्थिक संकट है, और उस परिवार में कोई प्रतिभाशाली छात्र ऐसा है जिसकी पढ़ाई आर्थिक अभाव की वजह से बाधित हो सकती है, तो उसको हम लोग अपनी तरफ से फीस और किताबों की सुविधा दे करके पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं हम लोगों को मिले कि जहाँ बहुत से प्रतिभाशाली छात्र थे, सिर्फ उनके पास आर्थिक अभाव होने के कारण पढ़ाई छूटते जा रही है। तो मुझे लगता है कि यदि हमारे पास क्षमता है, हमारे साथ का सहयोग है, तो जिन लोगों को शिक्षा में मदद कर सके वो हमको करनी चाहिए, और इस काम को हम लोग लगातार जारी रखने का प्रयास करें। एक और जो अहम और मुझे लगता है ये गंभीर सवाल भी है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या चूंकि हमने देखा है कई समाजवादी को भी देखा है, पार्टी के लोग को देखा है, बीजेपी का को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, ये जो वैश्विक महामारी चल रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, चाहे आप जनसंख्या की बात कर लें या हर तबके से ले लें, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। क्या आपको लगता है सांडा जी कि ये वो वक्त था जिसमें हमें राजनीति रोटियां सेकनी चाहिए थी? क्या ये वो वक्त था जिसमें हमें वैश्विक महामारी को लेकर भी राजनीति करनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, और ये एक नया दौर हिंदुस्तान की जनता देख रही है। आमतौर पर विपक्ष पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि जब सरकार किसी कठिनाई में होती है तो विपक्ष उसका विरोध करके अपना राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करता है। लेकिन ये पहला ऐसा अवसर है कि जब इस आपदा के दौरान भी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने इस अवसर का भी लाभ लेने का प्रयास किया अपने राजनीति को मजबूत करने के, चाहे वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके हो, चाहे झूठी घोषणाएं करके हो, चाहे लोगों को जातिगत आधार पर ध्रुवीकरण करने का प्रयास। मैं निश्चित तौर पर इस बात को 100% इससे सहमत हूँ
कि केंद्र और प्रदेश की सरकार ने इस आपदा का पूरी तरीके से राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी के हिस्से लेने का प्रयास किया। लेकिन सरकार की लेकिन मेरा जनता मैं की थोड़ा सा रोकूंगा आपको। आपको नहीं लगता है कि ये वो वक्त था कि जहां पे आप हर एक पार्टी को मिलकर एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर काम करने की जरूरत थी? क्योंकि हम सभी जानते हैं इस बिल्कुल। वैश्विक महामारी में, और खास करके जब भारत को लॉकडाउन किया गया था, तो सबसे ज्यादा जो तकलीफ में आए, सबसे ज्यादा जिनको ज्यादा समस्या उत्पन्न हुई, वो थे गरीब मजदूर, जो प्रवासी मजदूर। खास करके आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र किस तरह से निकाला गया। देखिए, दरअसल क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री को भी और हमारे मुख्यमंत्री को जनता को चौंकाने का बड़ा शौक। और अगर मेरे जैसा साधारण आदमी भी कहीं शासक होता तो मैं उसके पहले प्रयास करता कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की जाती राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा थी और इसके हर दल सहयोग करने को तैयार था। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों की, विद्वानों की, चिकित्सकों की, वैज्ञानिकों की एक समन्वय समिति बनाई जानी चाहिए थी, जो समन्वय समिति पूरी महामारी के दौरान देश में समन्वय करने का काम करती, नीतियां बनाने का काम करती। लेकिन केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सनक के आधार पर घोषणाएं की जाती है। मात्र 3 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन कर दिया गया, जो 3 महीने तक लगभग चला। ठीक है, ठीक है। एक और अहम सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप ईमानदारी से जवाब दें उसका। इस वक्त आपके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, एक सबसे ज्यादा जो चर्चा में इस वक्त है वो है एनकाउंटर। और समाजवादी पार्टी ये हमेशा आरोप लगाते आई है कि जो जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं, खास करके जैसे अभी आपने देखा विक्रू का, चाहे विकास दुबे की बात कर लें, या और भी जो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि ये फेक एनकाउंटर कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि समाजवादी विचारधारा और उसी समाजवादी विचारधारा के आधार पर, और मैं थोड़ा सा इसमें ये जोड़ूंगा अनूप जी, बीजेपी ये आरोप लगाती है कि जो उन्होंने समाजवादी पार्टी जो बिल्कुल इस तरह से करके गए हैं, कचरा भर के गए हैं, उनको मैं साफ कर रहा हूं। इस बात को भी आप कैसे देखते हैं? मैं इसके जवाब में चाणक्य का एक आपको सूत्रवाक्य बताना चाहता हूं। चाणक्य ने कहा था, जिस चाणक्य का नाम भाजपा बहुत लेती है, कि जो शासक ये कहता है कि मुझको अपने विरोधी से, विपक्षी से और शत्रु से धोखा हो गया, उस शासक को 1 मिनट भी गद्दी पर बैठे रहने का अधिकार नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को मैं थोड़ा सा रोकूंगा, चूंकि आपने चाणक्य की जिक्र की, तो मैं थोड़ा सा चाणक्य की एक और बात बता दूं। चाणक्य ने यह भी कहा था कि जब पूरा विपक्ष एक साथ आ जाए तो समझ लेना कि देश का जो राजा है, जो देश का जो प्रधान है, वो ईमानदार है। तो क्या इस बात को आप मानेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ईमानदारी सिर्फ बातों से नहीं होती, ईमानदारी दिखाई भी देनी चाहिए। ईमानदारी दिखाई भी देनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि जिस देश में भारतीय जनता पार्टी और इस देश के वर्तमान शासक महोदय, इन्होंने जब लगातार बार बार कहा कि कांग्रेस की सरकार देश को बेच रही है, निजीकरण कर रही है, पूंजीपतियों की मदद कर रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, आप मुझे बताइए 6 साल हो गए, हर यही सवाल तो अनूप जी, जो आप कह रहे हैं, यही सवाल तो आपके सत्ता पक्ष बीजेपी कहती है कि अपराधियों को संरक्षण देने का अगर किसी ने काम किया है, किसी ने कार्य किया है, तो वो समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने कतई ऐसा नहीं किया है। और आज अपराधी और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किस दल में कितने ज्यादा है और कितने उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, आपने उत्तर प्रदेश के इतिहास में इसके पहले कभी देखा कि कोई अपराधी 8 पुलिसकर्मियों को मार दे? आपने इसके पहले देखा कि थाने का दरोगा एक अपराधी की मुखबिरी करे? आपने इसके पहले कभी देखा कि सत्ता पक्ष के नेता पुलिस वालों को सड़क पर घसीट के मारे? आपने कल देखा उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक नगर आयुक्त को एक वहां की महिला सभासद ने, जो भाजपा से संबंधित है, उन्होंने चप्पलों से पीटा। ये कानून का राज है। लेकिन सत्ता पक्ष ये भी कहती है, ये भी आरोप लगाती है कि जो विपक्ष है अपनी गंभीरता को नहीं समझ पा रहा।
कल लोक भवन के सामने 2 महिलाओं ने आग लगा ली और आज उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में छपा है कि वहां मौजूद लोक भवन के कर्मचारियों ने और सुरक्षा कर्मियों ने उनकी आग तक बुझाने का प्रयास नहीं किया। जब हजरतगंज थाने की पुलिस पहुंची तो उसने कंबल उड़ा करके बचाया और एक महिला उसमें 90% तक जल गई। तो यह जैसा शासक होगा वैसे उसके कर्मचारी होंगे। उत्तर प्रदेश का शासक संवेदनहीन है और दोमुहा शासक है। ये उत्तर प्रदेश के वही शासक हैं जिन्होंने सरकार में आने के बाद जो अपराधियों के संरक्षण की बात करते हैं। बीजेपी तो कहती है, आप कह रहे हैं कि अपराधियों से भरा हुआ प्रदेश है। बीजेपी तो कहती है कि हम इस प्रदेश को उत्तम बना रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तम प्रदेश है। का उत्तम प्रदेश ये है तो फिर बदतर प्रदेश क्या होगा? ये उत्तर प्रदेश को उस दिशा में ले जा रहे हैं कि जहां जाने के बाद 20 साल पीछे उत्तर प्रदेश पीछे चला जा रहा। अपराधियों में बाढ़ आ गई है। सामाजिक स्तर पे आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। अकेले उत्तर प्रदेश के किसानों से पूछ लीजिए, जो छुट्टा जानवर, छुट्टा पशु खेतों में, गांवों में घूम रहे हैं, वो किसानों की फसलों का कितना नुकसान करते हैं। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी मात्र बयान देते हैं, हर बात पे नाराज होते हैं, हर बात पे अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं। वो जनता का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है उनको। उत्तर प्रदेश के कई करोड़ पटरी फुटपाथ व्यापारी जो सड़कों के किनारे रोजी रोजगार करते थे, उनको बेरोजगार कर दिया गया है। इस सरकार में कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। भाजपा के बहुत से विधायकों के ऐसे ऑडियो वायरल हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी कोई नहीं सुन रहा है। ये सरकार नहीं है, ये सरकार कोई काम न करने वाली सरकार है। हमारे नेता डॉक्टर भुइयां कहते थे कि सरकारें मुंह से नहीं अपने कामों से बोला करती है, लेकिन इस सरकार में सिर्फ मुंह बोल रहा है और इसके कामों का कहीं पता नहीं है। ये झूठे, दोमुहे और जनता को भ्रमित करने वाले लोगों की सरकार है जो जनता की भावनाओं को भड़का करके वोटों का शोषण करना चाहते हैं। ये राजनीतिक मदद। ठीक है अनूप जी, जी 2022 में जब विधानसभा का जब चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां देखती है? पहला सवाल इसी में मैं जोड़ रहा हूं। क्या उत्तर प्रदेश एक सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए अनूप जी, मैं इसमें थोड़ा सवाल और जोड़ रहा हूं, सुन लीजिए, एक साथ आप जवाब दे दीजिएगा। पहला तो ये कि 2022 में जब विधानसभा का चुनाव जब होगा तो समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां देखती है? दूसरा जो मैं इसी में जोड़ रहा हूं वो ये कि क्या फिर से समाजवादी पार्टी कांग्रेस या बीएसपी जैसे पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बार बार इस बात को कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, ये स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं। दूसरा जहां तक सवाल है 2022 के चुनाव का आपने पूछा, 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है उस दिन का जिस दिन चुनाव होंगे और ये ढोंगी और पाखंडी सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी वो अपने वोटों के माध्यम से। और आने वाले समय में समाजवादियों का इतिहास गरीबों के लिए, समाज के अंतिम आदमी के लिए संघर्ष करने का रहा है और उनके लिए लगातार समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है। और आज उत्तर प्रदेश का गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार ये महसूस कर रहा है कि जब तक समाजवादी पार्टी नहीं आएगी तब तक हमारे दुखों का अंत होने वाला नहीं है। ये ढोंगी और पाखंडी सरकार है, इसको जाना ही पड़ेगा उत्तर प्रदेश। एक और अहम सवाल, चूंकि शहीदों को श्रद्धांजलि देने पे आपके ऊपर एफआईआर कर दिया गया था, क्या इस घटना के बारे में कुछ जिक्र करना चाहेंगे? तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे, सफाई देना चाहेंगे आप कि हुआ क्या था? इस वक्त आपको पूरा भारत सुन रहा है। ये घटना इस बात का संकेत है कि इस देश में तानाशाही की आहटें सुनाई देने लगी हैं। जो फांसीवादी नीतियां होती, जो फांसीवादी विचारधारा होती है, उसकी आहटें सुनाई देने लगी हैं। हमने पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मात्र 2 मिनट का मौन रख करके उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। हमारे ऊपर लॉकडाउन के उल्लंघन का मुकदमा लिखाया गया और मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरे पास तस्वीरें हैं। ये ऊपर की तस्वीर में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के माननीय प्रभारी मंत्री जी आए थे, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देखिए। ये नीचे मनोनीत सभासदगण थे भाजपा के शासन में, उनका स्वागत समारोह हुआ था, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देखिए। ये माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम की और तस्वीरें देखिए।
ये भाजपा के नेताओं के द्वारा किसी कोतवाली पे धरना दिया गया और एक उसी स्वागत समारोह की सभासदों के उसकी तस्वीर देखिए, ये पौधे बांटे जा रहे हैं उसकी तस्वीर देखिए, ये कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग इसमें। मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना सतर्कता के नाम पर विपक्ष की और जनता की आवाज को दबाने की साजिश कर रही है, कानून का दुरुपयोग कर रही है। और जो एक सवाल आपने बीच में उठाया था एनकाउंटर वाला, उस पर भी मुझे कहना है कि समाजवादियों की हमेशा से नीति रही है कि पुलिस के हाथ में अगर निर्णय करने का अधिकार दे दिया जाएगा तो बंदर के हाथ में उतरने वाली हालत हो जाएगी। और इस बात को याद रखना चाहिए जनता को कि अगर इस तरीके से एनकाउंटर नीति जारी रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जब थाने के दरोगा को पैसा दे करके लोग अपने विपक्षियों की हत्याएं करवाना शुरू कर देंगे एनकाउंटर के नाम पर। तो मतलब आप ये कहने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के यानी बीजेपी के ऊपर आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए वो एनकाउंटर करवाती है। अरे सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। ये भाजपा की सरकार वो हाथी है कि जिसके खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और है। बीजेपी तो कहती है, जब आप ये बात कर रहे हैं तो बीजेपी तो कहती है कि आप ही तो हाथी की सवारी करने गए थे। हाथी की सवारी या हाथी से तालमेल, ये तो शब्दों का खेल है। अगर शब्दों की बाजीगरी की बात करेंगे तो फिर तो वही मैंने पहले कहा कि ये राजनीतिक मदारी लोग हैं। जैसे हमने अपने बचपन में देखा कि मदारी मजमा लगाता था और एक 50 पैसे की डिग्गियां बांटता था। एक और जो मुझे लगता है कि वैश्विक महामारी है अनूप जी, इस वक्त आप तमाम जो दर्शक हैं, तमाम जो जनता है, क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि नंबर एक बात कि जो भी कोरोना सतर्कता के नियम है तरीके से पालन करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में लगातार गंभीर चूकें हो रही। और दूसरा, मैं शासन से कहना चाहूंगा कि क्योंकि जो बड़े लोग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं उसी का जनता पालन करती है। तो उत्तर प्रदेश के जो जिम्मेदार मंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े अधिकारी ऐसे लोग हैं, लगातार ऐसे समाचार आते हैं कि इन लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का, कोरोना सतर्कता का और लॉकडाउन का उल्लंघन किया जाता। तो उसका पूरी तरीके से पहले शासक पालन करना शुरू करें तो जनता में स्वतः एक संदेश जाएगा। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जनता की समस्याओं को भी इस दौर में समझना चाहिए। जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए उनकी हालत जमीनी स्तर पे यह है कि वो यातना गृह की हालत में है। वो यातना गृह है, वहां जाने वाले लोग लौटते हैं तो लौट करके कहते हैं कि भैया इससे अच्छा जेल अगर भेज दिया जाता तो बेहतर था। तो इन चीजों पर सुधार की जरूरत है और जनता को चाहिए कि जहां एक तरफ डिस्टेंसिंग का और सारी सतर्कताओं का पालन करे, वही सरकार जो गलत कर रही है उसके खिलाफ भी अपनी आवाज को सरकार तक इस तरीके से पहुंचाने का प्रयास करे कि कहीं से कोरोना महामारी का प्रसार ना हो, लेकिन सरकार के कानों तक भी जनता की आवाज जाए। एक और, चूंकि जाते जाते एक सवाल आपसे और लेते हैं, चूंकि मैंने जो सवाल किया था कि 2022 के इलेक्शन में आप अपने आप को कहां देखते हैं, क्या इस बार वापसी करेगी समाजवादी पार्टी फिर से? 2022 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और पिछली बार से 1.5 गुना ज्यादा बहुमत से होंगे। चलिए, इसके लिए हम पहले से आपको शुभकामना देते हैं कि आप अपनी सरकार बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी से 2 बार के विधायक रहे हैं अनूप सांडा जी, जिन्होंने खुलकर बड़े ही बेबाकी से अपनी हमारे जो सवाल थे उनका जवाब दिया। आप बने रहें, देखते रहें पब्लिक लाइव।